हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप दैट सब अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिसेस। ठीक है, आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या है मैट्रिसेस। बेसिकली हम क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके 3.1 उसको भी डिस्कस करेंगे भी। चलो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो बेसिकली आप बार बार पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से आपका क्या मतलब है। तो बच्चों जैसे कि मान लो आपके पास में कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 7 8 और 9। ठीक है, आपके पास ये नंबर्स हैं। आप क्या चाहते हैं, इनको अरेंज करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इनको अरेंज करने के, कि आप रैंडमली ऐसे ही कलेक्शन लिख दें इसका, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करें। ठीक है, और मैट्रिक्स क्या है, यही क्या है, अरेंजमेंट है। ये एक पर्टिकुलर टाइप की अरेंजमेंट है जिसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि भाई हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अरेंज करेंगे और उसी के ऊपर बेसिस कुछ डिस्कशंस किए जाते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, मान लो कि इन नंबर्स को मैं ऐसे अरेंज कर दूं 1 2 3 7 8 9, यानी कि ये 3 नंबर आपको क्या दिख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में रखे हुए दिख रहे हैं, और ये भी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर रखे हुए आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और ऐसे अरेंज करके और इनको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं। ठीक है, क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनको क्लोज कर दिया। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट है, ठीक है, इस टाइप की जो अरेंजमेंट है, इसमें आपको एक रेक्टेंगल बनती हुई दिख रही है। ठीक है, क्या बनती हुई दिख रही है, कि रेक्टेंगल बनती हुई दिख रही है। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट्स होती है नंबर्स की या फिर फंक्शंस की, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, मैट्रिसेस बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और अरेंजमेंट लिख दें आप, यहां मैंने लिख दिया sin x cos x tan x और यहां पर कोई x स्क्वायर लिख दिया, मान लो ये लो, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। इसको पूरे इस अरेंजमेंट को क्या बोला गया है, मैट्रिक्स बोला गया है। इसमें क्या किया आपने, फंक्शंस आपके पास में sin x cos x tan x x स्क्वायर, यहां पर इनको हॉरिजॉन्टली रखा गया है। ठीक है, और ऐसे देखा जाए तो ये क्या कर रहे हैं, कि वर्टिकल लाइन बना रहे हैं। ठीक है ना, इस टाइप की जो अरेंजमेंट रहती है उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स क्या है, आपकी अरेंजमेंट है किसकी, नंबर्स या फिर फंक्शंस की। कैसी अरेंजमेंट भाई, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो जब भी आप ऐसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे तो आपके पास हमेशा क्या मिलेगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिखेगी भाई, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये क्योंकि यहां पर मोर देन वन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हम कहेंगे कि ये पहली लाइन है, ये क्या है, दूसरी लाइन है। सिमिलरली आपको ऐसे वर्टिकल लाइंस भी दिखेंगी भाई। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल लाइन, ये क्या है, दूसरी वर्टिकल लाइन, V2 लिख देता हूं, ये तीसरी वर्टिकल लाइन। तो अब क्या हुआ, इस टाइप के अरेंजमेंट को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, क्या, मैट्रिक्स। तो लोगों ने कहा कि साहब ऐसा है, इन लाइंस को भी क्या कर दो, एक नाम दे दो, कि ऐसे जो आप हॉरिजॉन्टल में रख रहे हैं और जो पहली अरेंजमेंट में ऐसी जो लाइन बनेगी उसको बोलेंगे रो 1। क्या बोलेंगे, रो 1, यानी कि ये फर्स्ट रो है। रो एक्चुअल में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैट्रिसेस के अंदर बनती है। तो ये आपकी पहली रो, इसको लोग R1 भी लिख देते हैं। ठीक है, R मीन्स रो, 1 मीन उसकी पोजीशन। सेकंड, ये क्या है, सेकंड रो, रो 2, शॉर्ट में लोग इसको R2 भी लिख देते हैं। तो ये आपकी क्या है, R1 है, ये क्या है, R2 है। ऐसे ही जो ये वर्टिकल लाइन बनती है, इनको भी एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया भाई, कॉलम्स। क्या नाम दिया गया, कॉलम्स। ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं आपके, कॉलम्स बोला जाता है वर्टिकल लाइंस को।
और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको रो बोला जाता है। पहली पोजीशन पे है तो पहली रो, दूसरे पोजीशन पे है तो दूसरी रो, पहले पोजीशन पे है तो फर्स्ट कॉलम, तो C1 लिख देते हैं इसको। C1 का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम। ये क्या है, दूसरा कॉलम, तो इसको लिख देंगे C2। ये क्या है आपका तीसरा कॉलम है C3। पोजीशन क्या है भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा बोला जाए कि फर्स्ट कॉलम, तो आप समझेंगे कि इस वाली लाइन के बारे में बात की जा रही है। सेकंड कॉलम के बारे में बात की जाए तो इसके बारे में आप सोचेंगे। C3 के बारे में बोला जाए तो इसके बारे में सोचा जाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक मैट्रिक्स के अंदर रो होती है और कॉलम्स होते हैं भाई। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ऐसे रो चलती रहती है। ऐसे यहां पर डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन, फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम अप टू ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इवन पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं, ये तो क्या है एक्चुअल में एक नंबर है। ठीक है, ये नंबर कहां है भी, इसकी पोजीशन क्या है, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जहां पर पहला कॉलम और फर्स्ट रो मीट होते हैं वो क्या है, ये पोजीशन है। ठीक है ना, ये पोजीशन है। एक्चुअल में जो भी आप मैट्रिसेस के अंदर नंबर्स या फिर फंक्शंस लिखते हैं उनको बोला जाता है एंट्री। क्या बोलते हैं, एंट्री कह देते हैं, या फिर एलिमेंट्स भी बोल देते हैं भी। कि जैसे यहां पर 1 2 3 7 8 9 दीज आर एंट्रीज, दीज आर एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स, ये क्या है, इस मैट्रिक्स की एंट्रीज है भी, या फिर एलिमेंट्स है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए दिस मैट्रिक्स। अब देखो पोजीशन भी बताई जाती है इनकी, जैसे कि 1 है भाई, आपसे ये पूछे कि 1 कौन सा एलिमेंट है या फिर कौन सी एंट्री है, तो इसको बताया जाता है कि कौन सी रो और कौन से कॉलम का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है वो कौन से कॉलम और कौन से रो के इंटरसेक्शन से बनती है। ठीक है, तो हमेशा हमेशा जैसे पहले रो है ये और पहला कॉलम है, ऐसे लिखा जाता है 1 1 1 1। और एक बात और सुनो, अब क्या है, ये 1 है, यहां पर तो पर्टिकुलर एंट्री थी। ठीक है, यहां पर तो क्या है, एक पर्टिकुलर एंट्री है। अगर आपके पास में पर्टिकुलर एंट्री नहीं है तो आप इसको क्या लिख देंगे भी, मान लो कि हमने इस मैट्रिक्स में इस एलिमेंट को लिख दिया A11। ठीक है, एलिमेंट क्या है आपका A11। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो जहां पर मीट करते हैं उस एलिमेंट को हमने क्या रखा है, A11। 1 1 क्यों रखा, 1 1 किसको बताता है, पोजीशन। किसकी पोजीशन भाई, पहले रो और पहले कॉलम के इंटरसेक्शन की। ठीक है, अब जैसे ये 2 है, 2 को क्या लिखेंगे, A1 2। क्यों, क्योंकि यहां पर कौन इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो को पहले लिखा, सेकंड कॉलम को बाद में लिखा। यानी कि एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए, एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं भाई, एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए आप क्या यूज करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स। ठीक है, स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे, ऐसे भाई, जैसे मैंने A यूज कर लिया, यहां लिखा जाता है I और यहां लिखा जाता है J। I किसको बताता है, पोजीशन ऑफ रो, और J क्या है, कॉलम, पोजीशन ऑफ कॉलम भाई। यानी कि AIJ का मतलब क्या है, ith रो और jth कॉलम। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये वो वाली एंट्री है। कौन सी एंट्री है भाई, जहां पर ith रो और jth कॉलम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, AIJ का मतलब आप क्या समझ जाएंगे, जहां पर ith कॉलम और ith रो और jth कॉलम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। जैसे यहां पर लिखना है A13 लिखेंगे,
कि पहली रो और थर्ड कॉलम भाई। ठीक है साहब। इसके साथ आप एक चीज और ध्यान रखना। क्या ध्यान रखेंगे कि जो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस उनको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। ठीक है, जैसे हमने कहा ना एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। जैसे हमने एलिमेंट्स का यूज कर लिया ए, स्मॉल ए, तो आप इसको लिख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है आपके पास में कैपिटल ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या है, मान लो कैपिटल ए है। अगर आप मैट्रिक्स को लिखते हैं कैपिटल बी, जनरली ऐसा कर लेते हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप यहां पर अलग यहां पर अलग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन एक दिखने में थोड़ी सेंस बनती है कि बी है तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं बी। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये मैट्रिक्स बी है तो इस एलिमेंट को क्या लिख देगा, ये B11, बिकॉज ये किसके इंटरसेक्शन की पोजीशन के ऊपर पड़ा है, पहला रो और पहला कॉलम। यहां क्या है, पहली रो और सेकंड कॉलम। यहां क्या आएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। यानी कि ये क्या बताता है कि कौन से रो और कौन से कॉलम का इंटरसेक्शन है भाई। ये देखो यहां पर सेकंड कॉलम और सेकंड रो का इंटरसेक्शन है, तो यहां पर 2 2 लिखा गया। ये क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो पहली पोजीशन पर कौन आता है, पहली पोजीशन पर आता है रो और दूसरी पोजीशन पर कौन आता है, कॉलम। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैट्रिसेस के साथ जुड़ी रहती है। क्या क्या जुड़ी रहती हैं कि एक रो होती है मैट्रिक्स में, एक क्या बनती है, कॉलम बनता है, और मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स के जो ये जो अरेंजमेंट जिनकी की जाती है उनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज भाई। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो मैट्रिसेस आप जब पढ़ेंगे तो मैट्रिसेस के साथ आप ना यहां पर एक कुछ ऐसा लिखा हुआ देखेंगे, बीच में क्रॉस का साइन आपको दिखेगा। बीच में क्या दिखेगा, क्रॉस का साइन दिखेगा। यहां पर कोई नंबर लिखा रहेगा, यहां पर कोई नंबर लिखा रहेगा। तो क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं कि उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं। जैसे कि यहां इस मैट्रिक्स में 1 और 2, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। सेकंड पोजीशन किसको डिनोट करती है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, जैसे कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 भाई। तो 2/2 ऐसे रीड करते हैं। इसको कैसे रीड करते हैं, 2/3, कि आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है A, इसके साथ यहां पर लिख देते हैं 2/3। जैसे इधर भी लिख देते हैं, ठीक है, 2/3, कि एक मैट्रिक्स है A 2/3। ठीक है, यहां पर ये मैट्रिक्स है 2/2। इसका एक नाम भी है पर्टिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या है भाई, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बताता है ऑर्डर उस मैट्रिक्स के बारे में, ऑर्डर ये बताता है कि आप फटाक से यहां देख के ये बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, और यहां देख के ये बता सकते हैं कि उसके पास में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको ये सारी चीजें समराइज करता हूं एक जनरल मैट्रिक्स कंसीडर करके m/n ऑर्डर की। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, m/n। मान लिया एक मैट्रिक्स A है, ऑर्डर ऑफ A इज m/n। तो क्या लिखेंगे भाई, इसके पास एलिमेंट्स रहेंगे, एलिमेंट्स को लिखेंगे A I J से, और आपके पास यहां पर लिखा रहेगा m/n। तो आप क्या समझेंगे, आप ये समझ जाएंगे कि उस मैट्रिक्स के पास, ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, m है। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप इसको लिखने जाएं, अगर आप इसको लिखने जाएं तो क्या लिखेंगे भाई, देखो नंबर ऑफ रोज कितनी रहेंगी, m। तो आई वेरी करेगा ना, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और j किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ठीक है ना, आई रो है और j क्या है, कॉलम है। तो अब जो i की वैल्यू है ना, i की वैल्यू वो तो क्या रहेगी, 1 से लेकर कहां तक जाएगी, m तक, क्योंकि m नंबर ऑफ रोज हैं।
और जो j की वैल्यू रहेगी वो 1 2 3 अप टू कहां तक रहेगी, n तक, क्योंकि n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो आप जब लिखने जाएंगे तो ये वाली जो एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी भाई, A1 1, ये वाली एंट्री A1 2, ये वाली एंट्री A1 3 अप टू ये वाली भी। रो तो पहली है और कॉलम कौन सा चला जाएगा, nth कॉलम। ठीक है, फिर क्या होगा, सेकंड रो आएगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, अप टू कहां पर, सेकंड रो nth कॉलम। ऐसे करते करते यहां पर जो लास्ट एंट्री आएगी, अब आपकी कौन सी रो आ जाएगी, लास्ट रो कौन सी रहेगी, mth, am1 am2 am3 अप टू amn, और ये रहा आपका ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो कोई आके आपसे ये पूछे कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप कहेंगे m/n। ये क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्या पता चलता है ऑर्डर से, ऑर्डर से ये पता चलता है कि उस मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी रहेगी, नंबर ऑफ एंट्रीज भी कितनी एंट्री है। देखो यहां पर देखो, पहले रो में कितने एंट्री हैं, n, दूसरे में भी कितने हैं, n, तीसरे में भी कितने हैं, n, ऐसे करते करते mth में कितने रहेंगे, n। तो n को कितने टाइम ऐड किया जाएगा भाई, n प्लस n प्लस n प्लस n, कितने बार, m टाइम। ठीक है, यानी कि n प्लस अप टू कितने टाइम भाई, m टाइम। और एक ही चीज को m बार ऐड करना, दिस इज सेम एज मल्टीप्लाइंग n एंड m। वैसे भी आप सोच सकते हैं पर्टिकुलर एग्जांपल से कि 1 2 3 7 8 9, इसका ऑर्डर क्या भी, 2 रो और 3 कॉलम। तो आप क्या कहेंगे, इसमें नंबर ऑफ एंट्री कितनी है, 6, और इन दोनों की प्रोडक्ट भी कितनी है, 6। तो नंबर ऑफ एंट्रीज किसके बराबर होती है भाई, m और n की प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज किसके बराबर होती है आपकी, m और n की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है भाई। ठीक है, तो ये सीखें आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है, तो जनरली आपको क्या मिलेगा, ये नोटेशन लिखी हुई मिल सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि राइट ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, और A का मैं अगर आपको ऑर्डर स्पेसिफाई कर दूं 2/3, सच दैट जहां आपका Aij किसके बराबर है, i प्लस j डिवाइडेड बाई 2। मैंने कहा ये मैट्रिक्स राइट करो भाई। ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर इसका क्या यूज रहा, तो इसको आप क्या याद रखेंगे, ये क्या है कि जनरल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m/n, जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। कोई m/n ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको कहे, क्योंकि पर्टिकुलर एलिमेंट्स नहीं गिवन है, तो आप ऐसे उसको राइट डाउन कर देंगे भाई। अब देखो वो कह रहे हैं 2/3 की मैट्रिक्स लिखो। ठीक है, 2/3 की मैट्रिक्स लिखो जिसके एलिमेंट्स क्या है, Aij, जहां पर आपका Aij किसके बराबर है, i प्लस j/2। तो आप कहेंगे कि A जो मैट्रिक्स रहेगी वो किसके बराबर रहेगी भाई, यहां क्या आएगा A11, यहां क्या आएगा A12, 2 रो और 3 कॉलम, A13 3 कॉलम हो चुके, ये C1 C2 C3, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, और यहां पर क्या आएगी, सेकंड रो। तो यहां पर क्या लिखेंगे भी, A21 A22 और A23। ठीक है, ये तो आपने जनरल फॉर्म लिख दी। अब उसने आपको कहा कि जो Aij है ना, Aij वो किसके बराबर है, i प्लस j/2 के बराबर। तो जरा ध्यान से देखो, इस एलिमेंट को आप लिखने जाएंगे तो ये क्या है, i की जगह 1 है और j की जगह भी क्या है 1, और ये क्या कहता है Aij, दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 1 और 1 का सम किएंगे 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 और 2 का सम 3 डिवाइडेड बाई 2, 1 और 3 का सम 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 1 का सम 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 का सम 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 3 का सम 5 डिवाइडेड बाई 2 भाई। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आपको मैट्रिक्स A मिल जाएगी। A क्या रहेगी,
2/2 is 1, दिस इज योर 3/2, 4/2 is 2, ये क्या रहेगा 3/2, 4/2 is 2 और ये आपका 5/2 भाई। तो ये आपके पास में मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, दिस इज योर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। ये मैट्रिक्स जहां पर AIG किसके इक्वल है, I + J/2 के बराबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हमने क्या सीखा, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या मतलब है, रो और कॉलम से हमारा क्या मतलब है भाई। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट टाइप है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर हो जाए, 1 के इक्वल। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम क्या है, केवल और केवल एक ही कॉलम है, तो वो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, और भी लिख सकते हैं आप 3 4 7, खाली एक एंट्री लिख के छोड़ दें, ये भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज इसके पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है। आप और भी लिख सकते हैं 3 2 4 8 9। खाली आपको क्या चेक करना है, अगर किसी मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स भाई। सेकंड, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर नंबर ऑफ रोज 1 हो जाए, ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल, तो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 3, यहां पर नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 है, ठीक है, 2 7 9, यहां पर भी नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 है, खाली 3 एंट्री लिख के छोड़ दूं मैं, एक ही एंट्री, तो ये क्या है, ये भी रो मैट्रिक्स है। 2 4 8 9 7 10, ये भी क्या है आपके पास में एक रो मैट्रिक्स है। यानी कि रो मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ रोज कितने दिखेगी, 1 दिखेगी। तो अगर आप देखें, खाली एक ही एंट्री वाली जो मैट्रिक्स होती है वो रो मैट्रिक्स भी होती हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी होती है। उसके बाद थर्ड टाइप आता है स्क्वायर मैट्रिक्स भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वो जो रेक्टेंगुलर फॉर्म थी वो किसकी तरह दिखी, अब आपको एक स्क्वायर की तरह, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल हो जाए भाई, नंबर ऑफ रोज के। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाए, देन इट इज नोन एज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको, नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल, नंबर ऑफ रोज के। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 3 7 9, 2/2 ऑर्डर की, तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भाई। इसको डायरेक्ट ऐसे ही बोला जाता है कि मान लो इस मैट्रिक्स को अगर मैं ए से डिनोट कर दूं, तो आप कहेंगे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर के, डायरेक्ट ऐसे 2/2 ना बोलकर सीधा बोल दिया जाता है ऑफ ऑर्डर 2 भाई। और देखो जैसे एक 3/3 ऑर्डर की लिखता हूं मैं, 3 7 9 8 11 14 2 1 7, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 भाई। इसको डायरेक्ट बोला जाता है कि मान लो इसको अगर बी से डिनोट करें तो लोग लिखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 4, 3 टाइप की मैट्रिसेस मैंने आपको बताई, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है भाई डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और बताना चाहूंगा मैट्रिसेस में। क्या है भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन?
मान लो कि ए क्या है आपके पास में, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है से 3x3 ऑर्डर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया हमने 3x3 ऑर्डर की, जनरल ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहां पर आएगा A31, A32 और A33। जरा आप आई और जे को कंपेयर करो, आई और जे को क्या करो, कंपेयर करो। आप क्या देखेंगे कि ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं यहां पर रो और कॉलम क्या है, सेम है भाई। आई किसके इक्वल है, जे के इक्वल है। यहां 1 1 है, यहां 2 2 है, यहां क्या है 3 3 है। ठीक है, इससे ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, इससे ऊपर वाले जो ये एलिमेंट्स हैं, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, आई क्या है, लेस देन जे है भाई। ठीक है, और इन तीनों एलिमेंट से ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स है यहां पर क्या है, आई ग्रेटर देन जे है। देख लो, चाहे 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, मान लो एक n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहां तीन टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये जो बीच वाले एलिमेंट्स होंगे यहां पर तो आई और जे क्या होंगे, बराबर। यहां आई क्या रहेगा, लेस देन जे, और यहां आई क्या रहेगा, ग्रेटर देन जे। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है जहां पर आई और जे इक्वल है, इन एलिमेंट्स को बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल से, अब वो एलिमेंट्स हैं डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, और ये क्या है, डायगोनल से बिलो एलिमेंट्स है, नीचे वाले एलिमेंट्स हैं। यहां पर आई ग्रेटर देन जे, और यहां पर आई लेस देन जे, और यहां क्या रहता है, आई इक्वल टू जे। डायगोनल मैट्रिक्स ये किसको बोलता है, ये कहता है अगर कोई मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर की, ठीक है, इस मैट्रिक्स में अगर ए आई जे क्या हो जाए, 0, कब भाई, जब i इज नॉट इक्वल टू j। ठीक है, यानी कि खाली इन एलिमेंट्स को छोड़ के, इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, ये चाहे कुछ भी हो जाए, ये चाहे कुछ भी हो जाए, बट ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या होनी चाहिए, सारे के सारे 0 होने चाहिए। इस बात को ऐसा भी बोला जा सकता है, और ए आई जे क्या हो जाए, 0, कब भाई, जब आई ग्रेटर देन जे एंड आई लेस देन जे हो। इस बात को ऐसा भी बोला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके सामने लिखी कि 2 3 0 0, तो क्या कहेंगे, दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है ये, के डायगोनल मैट्रिक्स है अभी, दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, 2x2 ऑर्डर की एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और देखो एक मैंने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके सामने लिखी, मैंने कहा 2 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है भी? यस, ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इस बात से आप ये मत समझ जाना कि डायगोनल पे 0 नहीं आ सकता है, डायगोनल पे तो कुछ भी हो सकता है। देखो डायगोनल पे उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई, उसने तो खाली ये कहा कि जब i इज नॉट इक्वल टू j, मेरे को क्या चाहिए, ए आई जे 0 होना चाहिए। यहां पर चाहे कुछ भी रहे उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, यहां पर चाहे कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं है, यहां पर सारे 0 होने चाहिए, यहां पर सारे 0 होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक 2x2 ऑर्डर की और मैट्रिक्स आपके सामने लिखता हूं मैं, 0 0 0 0, बाद में इसका एक पर्टिकुलर नेम पढ़ेंगे, लेकिन कोई आपसे ये पूछे कि क्या ये डायगोनल है, यस इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, यस इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में आपको क्या दिखेगा भाई, यहां पर तो आपको नॉन जीरो या फिर 0 भी हो सकते हैं, यहां पर तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, मान लो ये n बाई n हो गया। ठीक है, यहां पर कुछ भी दिख सकता है, जो ये सर्कल है यहां पर आपको कुछ भी दिख सकता है, यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहां पर सारे के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, 0, और यहां पर भी सारे के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, 0। ठीक है, इसी बात से डायगोनल की एक और नोटेशन आती है, भी इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, खाली डायगोनल एलिमेंट्स को
A11 A22 अप टू ANN, ठीक है, ANN, और इसके आगे एक छोटा सा डायग लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? डायग, DIAG। इसका मतलब क्या है कि डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स क्या है? A11 A22 अप टू ANN, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे? 0 भाई। तो ये रहेगी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, ये भी क्या है? एक पर्टिकुलर डायगोनल मैट्रिक्स है। ए डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि सारी की सारी कंडीशन किसकी? डायगोनल की। एक और अपनी कंडीशन रखती है स्केलर मैट्रिक्स कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, जिसके अंदर सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाए? आपकी इक्वल हो जाए, उसको क्या बोलता है? ये स्केलर मैट्रिक्स भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 1 0 0, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है भाई? बिल्कुल ये स्केलर मैट्रिक्स है, बिकॉज ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एंट्री क्या हैं? सेम है। और देखो 7 7 0 0, ये भी क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है। खाली 7 लिख दूं, ये भी क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल पे क्या है? 7 है। और भी आप देख सकते हैं 3/3 ऑर्डर की स्केलर मैट्रिक्स 3 3 3, यहाँ 0 0 0 0 0 एंड 0 भाई, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप? बहुत सारी स्केलर मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ये क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज पे क्या होते हैं? सारे सेम एंट्री, और बाकी सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं भाई, ठीक है। और भी देख सकते हैं आप, जैसे ये कहीं 0 0 0 0, ये भी क्या है? आपके पास में एक स्केलर मैट्रिक्स है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर के बाद क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? ये क्या है? एक स्केलर टाइप है, ठीक है। ये क्या है? कि स्केलर का ही टाइप है, स्केलर टाइप मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल्स आर 1, जिसके अंदर सारे के सारे डायगोनल एंट्री क्या हो जाए? 1। जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, और यही क्या है? आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई। यही क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2 भाई, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखा जाता है I फॉर आइडेंटिटी और 2/2। तो आप अपने आप समझ जाना क्वेश्चंस के अंदर कि इसका मतलब है 1 0 0 1। जैसे कोई लिख दे I 3/3 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 1, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे? आपके 0 रहेंगे भाई, ठीक है। जैसे कोई और लिख दे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 लिखनी हो तो खाली क्या लिख दो? 1। ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1, ठीक है। 1/1 को डायरेक्ट I1 लिख देते हैं। इसको डायरेक्ट भाई I2 भी लिखा हुआ दिखेगा आपको, ये I3, तो समझ जाना कि 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी के बाद में कौन से टाइप आया अभी आपका? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहें या नल मैट्रिक्स कहें, एक ही बात है, ठीक है ना। जीरो मैट्रिक्स कहें या फिर क्या है भाई? इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I एंड J भी, चाहे I और J कुछ भी रहे, आपके सारे के सारे एंट्रीज क्या हो जाए? 0 आ जाए, तो उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जीरो मैट्रिक्स में बी ऑफ एनी ऑर्डर, मे बी ऑफ एनी ऑर्डर, ये डिपेंड करता है कि किस कंटेक्स्ट में आप इसको यूज कर रहे हैं भाई। और जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं O से, ठीक है। O से किसको डिनोट करते हैं? जीरो मैट्रिक्स को। जैसे लिख दिया 2/2 की जीरो मैट्रिक्स, तो 0 0 0 0, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है इसलिए इसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है।
ठीक है। इसके बाद में आता है इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे भी? मान लो कि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एक मैट्रिक्स क्या है, बी है। ए इक्वल्स टू बी कब कहेंगे ए इक्वल्स टू बी? इफ पहली बात दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इफ दे हैव सेम ऑर्डर, ठीक है। सेकंड, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम कहें या फिर इक्वल। कैसे भी? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक मैट्रिक्स है ए 2 3 7 4 एंड एक अनदर मैट्रिक्स है बी 2 3 7 वाई। व्हेन यू कैन से दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों का ऑर्डर कंपेयर करेंगे भी। जैसे इसको देखा कि ये 2x2 ऑर्डर की, ये क्या है 2x2 ऑर्डर की, ऑर्डर सेम है। फिर सेकेंडली आप क्या देखेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम भाई। तो देखो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 2। कॉरस्पॉन्डिंग से हमारा क्या मतलब है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन, ठीक है ना, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये A11 पे है तो ये क्या है B11 पे, ये A12 तो ये B12, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मीन्स y इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको दो मैट्रिसेस को इक्वल प्रूव करना हो या फिर इक्वल से आपको किसी चीज को फाइंड आउट करना हो, किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो आप देखेंगे क्या उनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दें, कंपेयर कर दें भाई। तो बच्चों ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज जो 3.1 है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 को। तो आप देखेंगे कि आपके सारे कंसेप्ट कितने क्लियर हो चुके हैं और आप इजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। क्या कहता है भाई फर्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स आपके सामने है, ये कह रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, राइट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको क्या दे रखी है, ए इज इक्वल टू 2 5 19 -7 35 √3 -2 1 5/2 -5 12 एंड 17 भाई, ठीक है। ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये कह रहा है इसका ऑर्डर लिखो। तो ऑर्डर लिखने के लिए आप क्या कहेंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4, C1 C2 C3 C4 और ये क्या है R1 R2 और R3 भाई। तो 3 रो और 4 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 3/4। ये कह रहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर की प्रोडक्ट भाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 12 क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर कह रहा है, ये कह रहा है A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये रहा, ये क्या है A13। उसके बाद में कह रहा है A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये रहा, ये आपका क्या है A21। फिर कह रहा है A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम देखो कहां मीट कर रहे हैं, थर्ड रो और थर्ड कॉलम ये रहा A33। इसके बाद में कह रहा है A24 2 और 4 ये रहा भाई, ये क्या है A24। उसके बाद में कह रहा है A23 ये रहा आपका A2, ये रहा R2 और ये रहा 3, तो A23 भाई ये आपका A23 है। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो कितने स्मूथली आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स है अभी 24,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 24। ये कह रहा व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इफ इट कैन हैव, ठीक है, कह रहा है इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। हमने कहा कि मान लो वो मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है m/n, ठीक है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m/n, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है 24। इसका मतलब क्या है, m और n की प्रोडक्ट कितनी है 24। तो आप ऐसे कितने पेयर बना सकते हो भी जहां पर दो नंबर की प्रोडक्ट 24 आए, उतने ही मैट्रिसेस पॉसिबल है, ठीक है, उतने ही डिफरेंट ऑर्डर आपके पास में यहां पर पॉसिबल है, तो उतनी ही मैट्रिसेस आप बना पाएंगे। तो देखो भाई, अगर m को 1 ले ले, n को 24 ले ले, तो आपके पास में प्रोडक्ट कितनी है 24, तो एक ऑर्डर तो ये पॉसिबल है। m को 2 ले ले, नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर दो, ठीक है, 2 इंटू क्या आ सकता है 12 आएगा, 3 लेंगे तो 3 8 जा 24, 4 लेंगे तो 4 6 जा 24, 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 की किसी मल्टीप्लाई आपके पास में 24 नहीं मिलेगी। 6 इंटू 4 ले सकते हैं, 8 इंटू 3 ले सकते हैं, 12 इंटू 2 ले सकते हैं, और 24 इंटू 1 ले सकते हैं। आपको क्या करना है, m और n की डिफरेंट वैल्यूज लेके आनी है कि उन दोनों की प्रोडक्ट करने से क्या मिले आपको 24 मिले। और ये नेचुरल नंबर ही लेने हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, यहां पर रोज को काउंट कर रहे थे और यहां पर क्या कर रहे हैं, कॉलम्स को काउंट कर रहे हैं। काउंटिंग किस में होती है, नेचुरल नंबर्स में। तो ये आपके पास में क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर भाई, m भी नेचुरल नंबर और n भी नेचुरल नंबर, दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर। तो आपने देखा भी कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 और 4 8, यानी कि 24 एलिमेंट्स रखने वाली 8 मैट्रिसेस आप बना सकते हैं इन ऑर्डर्स की। ये कह रहा व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, ये कह रहा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाए, 13 हो जाए, तो कह रहा है कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। आप कहेंगे कि m और n की प्रोडक्ट उस टाइम कितनी रहेगी 13, तो एक ऑर्डर तो हो सकता है 1 इंटू 13, एक ऑर्डर क्या हो सकता है 13 इंटू 1, यानी कि 2 ही ऑर्डर पॉसिबल है भाई, ठीक है। उसने पूछा था कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल है, तो ये ऑर्डर पॉसिबल है। कितने ऐसे ऑर्डर पॉसिबल है, 8 ऑर्डर पॉसिबल है। तो ये चीजें भी आप इसको यहां पर बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। आई थिंक सेम टाइप का क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन 3 भी। ये कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 18। मान लो भी वो मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर क्या है m/n। तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन बताता है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, ऑर्डर में रोज और कॉलम की प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 18। अब देख लो भाई कितने ऑर्डर आप बना सकते हो, ठीक है। तो एक तो 1 इंटू 18 आएगा, एक 2 इंटू 9 3 6 जा 18, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18 और 18 1 जा 18। तो ये ऑर्डर क्या है पॉसिबल है। कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पॉसिबल है, या फिर ये पूछे कि ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 हो, तो आप कहेंगे 6 मैट्रिसेस पॉसिबल है भाई, ठीक है ना, ऑर्डर के बेसिस के ऊपर। वैसे तो आप कितनी भी बना सकते हैं एलिमेंट्स चेंज कर करके, ठीक है ना, एलिमेंट्स को चेंज कर करके तो कितने भी बना सकते हैं, लेकिन डिफरेंट ऑर्डर की, ऐसे पूछ लेना कि डिफरेंट ऑर्डर की 18 एलिमेंट्स वाली कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं, तो 6 मैट्रिसेस बना सकते हैं, या फिर ऐसे 6 ऑर्डर पॉसिबल है। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, ये अगर इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो जाए, तब व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, आप कहेंगे 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। तो डिफरेंट ऑर्डर की 2 ही मैट्रिसेस पॉसिबल। अभी एलिमेंट डिफरेंट करके तो आप कितने भी मैट्रिसेस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 भाई। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो देखो आप देख रहे हैं कि भाई कितनी ही चीजें स्मूथ यहां पर चल रही हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है।
ये अगर कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, ठीक है, आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में आपका Aij किसके बराबर रहेगा, i प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड में रहेगा Aij इक्वल टू i बाई जे, और थर्ड पार्ट में आपका रहेगा Aij इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 भाई, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आप क्या कहेंगे, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो जरा एक बार 2x2 ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स लिख लो। यहां से क्या आएगा, A11, A12, A21 और A22। तो देखो भाई पहले केस में आपके पास में मैट्रिक्स क्या बनेगी, A11 की जगह क्या आएगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहां पर क्या आएगा, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहां पर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहां क्या आएगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये लो भाई, कर लो इसको कैलकुलेट। 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 3 स्क्वायर बाई 2 9 बाई 2, 9 बाई 2, और ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8। ये आपके पास में क्या रहेगी, एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में। यहां देखो सेकंड में आपके पास में मैट्रिक्स क्या बनेगी, A11, ठीक है, i बाई j मीन्स 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, और 2 डिवाइड में 2 1। ये लो, ठीक है। सिमिलरली आप उसको भी लिख लेंगे भाई, उसमें लिखेंगे तो Aij किसके बराबर होता है, ठीक है। तो आपके पास में मैट्रिक्स में फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, 1 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। i की जगह 1 रखा, j की जगह 1 रखा, i की जगह 1 और j की जगह 2 रखेंगे, तो 1 प्लस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहां भाई i के प्लेस पे 2 आएगा, j के प्लेस पे 1, तो 2 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 2 2, तो 2 प्लस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये आपका मैट्रिक्स रहेगी। 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, यहां क्या बनेगा, 5 स्क्वायर 25 बाई 2, 4 स्क्वायर 16 बाई 2 8, और यहां क्या बनेगा, 6 स्क्वायर 36 बाई 2 18 भाई। ये रहेगा आपके पास में मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, ठीक है बच्चों। तो देखो कितने इजीली आप इनको राइट कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, बहुत ही इजीली आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, यानी कि आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 ऑर्डर की, वेयर द एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij किसके बराबर है आपका, 1/2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 3i प्लस j, ठीक है। ये इसका क्या है, मॉडुलस है। और सेकंड आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 ऑर्डर की ही, Aij जहां पर क्या है आपका 2i माइनस j, ठीक है। देखो भाई कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में फटाफट आप जनरल फॉर्म लिख लेना भाई। जनरल फॉर्म लिखने जाएंगे तो A11, A12, A13, A14, ठीक है, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। 3 रोज रहेंगी और 4 कॉलम रहेंगे भाई। अब फटाफट क्या करना, आई और जे की वैल्यू यहां रखो और कैलकुलेट करके आपका आंसर लिखते जाओ। ये क्या गिवन, आपको मॉडुलस फंक्शन गिवन है। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, हमेशा आंसर हमेशा पॉजिटिव देता है। यहां पर कुछ भी आए उसका साइन खा जाएगा, ठीक
ठीक है ना। अगर पॉजिटिव हो तो आंसर एज इट इज दे देगा, नेगेटिव हो तो उसका साइन वो अपने अंदर ले जाएगा भाई। तो देखो a11 जब आप निकालने जाएंगे तो a11 अगर यहां पर निकालने जाएंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू -3 + 1। a12 में रखेंगे तो 1/2, यहां क्या आएगा i की जगह 1 और j की जगह 2 तो -3 + 2। a13 में 1/2 -3 + 3 और यहां 1/2 -3 और प्लस में 4 भाई। ठीक है, ये सब का क्या रहेगा यहां पर, ये मॉडुलस है। नेक्स्ट देखो a21 में अब i की जगह 2 रखेंगे और j की जगह 1 2 3 4 तक वेरी करेंगे तो 1/2, ये हो जाएगा -6 + 1, 1/2 -6 + 2, 1/2 -6 + 3 और 1/2 -6 + 4। ये रखेंगे तो क्या आएगा 1/2 -9 + 1, 1/2 -9 + 2, 1/2 -9 + 3 और ये 1/2 और -9 + 4 भाई। फटाफट कैलकुलेट करके लिख दो। -3 में +1 करेंगे तो -2 का मोड 2/2 क्या आ जाएगा आंसर है 1। यहां क्या आएगा -1 के डिवाइड में 2, इवन -1 का मॉडुलस हो जाएगा 1 तो 1/2। यहां क्या हो जाएगा 0, 0 का मॉडुलस 0/2 0। -3 में +4 करेंगे तो 1, 1 के डिवाइड में 2 1/2 भाई। ठीक है, मॉडुलस का काम यही होता है कि वो हमेशा आंसर क्या देता है, पॉजिटिव देता है। अगर नंबर पॉजिटिव और वो नेगेटिव ऑफ x दे देता है इफ x क्या हो <0 हो, आंसर हमेशा इसका पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, -6 + 1 क्या हो जाएगा माइनस का 5 और उसका मॉडुलस 5 के डिवाइड में आ जाएगा 2 तो 5/2। यहां पर -9 में 1 ऐड करेंगे तो -8, उसका मॉडुलस 8, 8/2 4। -4 का मॉडुलस 4 के डिवाइड में 2 तो आंसर आ जाएगा 2। ये -3 का मॉडुलस 3/2। यहां पर क्या होगा -2 बचेगा, उसका मॉडुलस 2 के डिवाइड में 2 1। यहां पर माइनस ये तो लिख दिया हमने, यहां क्या बचेगा -7, -7 का मॉडुलस 7/2। -9 में 3 ऐड करेंगे तो -6 का मॉडुलस है 6 और डिवाइड में 2 3। -9 में 4 ऐड करेंगे तो -5, उसका मॉडुलस 5 के डिवाइड में 2 तो ये आ जाएगा 5/2 भाई। तो ये रहेगी आपके पास में मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3/4। अब इसको लिखते हैं भाई, जनरल फॉर्म तो आपने यहां पर लिख ही रखी है तो A ऑफ ऑर्डर 3/4 किसके इक्वल रहेगी। अब आप क्या करेंगे I और J की वैल्यू यहां पर रखेंगे, I का डबल करना है -j करना है, ये आएगा 2 -1, यहां आएगा 2 -2, यहां आएगा 2 -3, यहां आएगा 2 -4। यहां क्या आएगा I सेकंड रो स्टार्ट हो गई तो 4 -1, 4 -2, 4 -3 और 4 -4। यहां पर थर्ड रो स्टार्ट हो जाएगी तो 6 -1, 6 -2, 6 -3 और 6 -4। हमने क्या किया यहां से I और J की वैल्यूज वहां सब्स्टिट्यूट किया भाई। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ पर -2, here it is 3 2 1 0 5 4 3 2 भाई। तो ये आपके पास में मैट्रिक्स रहेगी ऑफ ऑर्डर 3/4। बहुत इजीली आप लिख सकते हैं ऐसे मैट्रिक्स को। ठीक है, बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। फंडामेंटल चीजें डिस्कस कर रहा हूं बेटा मैं आपके साथ में, बहुत ही ट्रिवियल चीजें डिस्कस की जा रही हैं। इनके तगड़े जो कंसेप्ट रहेंगे जिनके ऊपर और तगड़े वाले क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा वहां पर एक वीडियो के अंदर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट में इसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है ना, तब तक आपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखें भाई, इधर उधर ना भागे, अपने बेसिक को क्या करें स्ट्रॉन्ग करें। ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना इनको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जब आप चीजें स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो बिल्कुल बेसिक से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहिए भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा कि 4 3 x
5 और यहां पर है y z 1 और 5। यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस को क्या दे रखा है आपको, इक्वल दे रखा है अभी। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है, इनका ऑर्डर तो सेम है ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या मतलब है, रेस्पेक्टिव पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। यहाँ 4 है 1 1 पोजीशन पे, तो यहाँ 1 1 पोजीशन पे क्या है, y है, तो y इक्वल्स टू 4। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो z इक्वल्स टू 4, सॉरी z इक्वल्स टू 3। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 भाई। ये आपका 6 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल है x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 और यहाँ x इंटू वाई, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है अभी, 6 2 5 और 8। अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं देन फाइंड x y एंड z। तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। देखो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 5 प्लस जेड किसके इक्वल भाई, 5 के इक्वल। 5 उधर जाके माइनस हो जाएगी तो z की वैल्यू आ जाएगी 0, तो z तो मिला आपको 0। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से x प्लस वाई कितना मिल जाएगा आपको, 6। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x y किसके इक्वल मिल जाएगा, 8। अब इन दोनों की हेल्प से आप क्या करो, x और y को फाइंड आउट करो। यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y किसके इक्वल आ जाएगा, 6 माइनस x, यहां पुट कर दो, x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 में। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 और एक आ जाएगी 4। ठीक है, जब x की वैल्यू आप 2 लेंगे तो y कितना आ जाएगा अभी, 6 माइनस 2 4। ठीक है, और जब x की वैल्यू लेंगे आप 4 तो y यहां से क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 y आ जाएगा 2 भाई। ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज है, z इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। और z इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 लेंगे तो y कितना लेना पड़ेगा आपको, 2 लेना पड़ेगा। देन दीज टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल। ठीक है, तो ये तो आपका अलजेब्रा का काम है, कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट करना। तो घबराना नहीं है, आपको सॉल्व करते जाना है, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। आपका कंसेप्ट अगर सही है तो आप उसको कैलकुलेट करते रहें भाई, आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस जेड और y प्लस जेड, ये क्या है, बेसिकली एक कॉलम मैट्रिक्स है, एक ही कॉलम है इसके अंदर, तो ये क्या है कि कॉलम मैट्रिक्स। अभी ये कह रहा है ये दोनों मैट्रिसेस अगर बराबर है तो x y z की वैल्यू फाइंड आउट करो। हमने कहा है अगर ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं तो डेफिनेटली x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल रहा होगा, 9 के इक्वल, x प्लस जेड किसके इक्वल, 5 के इक्वल, और y प्लस जेड किसके इक्वल, 7 के इक्वल। x प्लस जेड की वैल्यू 5 यहां पुट कर दो तो x और z की जगह क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ y प्लस 5 किसके इक्वल, 9 के इक्वल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, y और z की वैल्यू यहां पर पुट करो जरा, y और z की वैल्यू यहां पुट करो, यहां पर x प्लस 7 किसके इक्वल, 9 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 7, x आ जाएगा 2। x 2 है, y 4 है, y की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 4 प्लस z किसके इक्वल, 7 के इक्वल, तो z किसके इक्वल, 7 माइनस 4, तो z आपका आ जाएगा 3। मीन्स x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द इक्वेशन। ये आपको दे रखा है a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, और यहाँ है 3c प्लस डी। दिस वन इक्वल्स टू -1 5 0 एंड 13। यानी कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या है आपकी, इक्वल है, तो आपको ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कंपेयर करो, फटाफट इसको कंपेयर करो, भी थोड़ा सा वाइजली कंपेयर करना है आपको।
कि जिससे कोई वैल्यू पहले निकल आए उसी को पहले कंपेयर करेंगे, और a माइनस बी को इसके साथ कंपेयर करो तो a माइनस बी कितना हो जाएगा -1। यहां से आप वैल्यू निकालेंगे तो 2a बराबर b हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू मिल गई 2a। b की वैल्यू यहां रखो भाई, a माइनस 2a इक्वल टू -1, तो माइनस a इज इक्वल टू -1, माइनस ए माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। a अगर 1 है तो यहां रख दो, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू a इज 1, तो 2 इंटू 1 2, b आपके पास में रहेगा 2। नाउ कंपेयर दीज टू, तो 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, c इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ कंपेयर दीज टू, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, सारी की सारी एलिमेंट्स को कंपेयर करवा लिया इसने। यहां कंपेयर करेंगे तो 3c प्लस डी इक्वल टू 13, c की वैल्यू आपके पास में क्या है 3, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, d की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 9, d इज इक्वल टू 4। मीन्स आपको a मिला 1, b मिला 2, c मिला 3 और d आपके पास में क्या रहेगा 4 भाई। तो ये रहेगा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं। क्वेश्चन 8 तो बिल्कुल आपका डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। ये कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m बाय n, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कि इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी भाई, जब m और n के ऊपर क्या कंडीशन हो, वेन एवर m इक्वल टू n। जब m और n इक्वल होंगे तब ये दोनों क्या हो जाएंगे स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट पे, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। क्वेश्चन 9 में इसने क्या कहा कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अब कह रहा है कौन सा इनको इक्वल बना देगा, तो मैट्रिसेस क्या दे रखी है 3x प्लस 7, 5, y प्लस 1 और 2 माइनस 3x, दिस वन इक्वल टू 0। हमने क्या कर लिया, इनको इक्वल मान लिया और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे भाई। तो देखते हैं क्या ऐसी x और y की वैल्यूज मिल सकती है जो इनको इक्वल कर दे। यहां से इन दोनों को कंपेयर किया तो y प्लस 1 किसके इक्वल भाई 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 1, y इक्वल टू 7। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 4 किसके इक्वल आ जाएगा 3x, तो माइनस 2 इक्वल टू 3x, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3, x इज योर -2/3। नाउ कंपेयर दीज टू, तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -7, x कितना आ जाएगा -7/3। तो देखो बच्चों यहां पर ये क्या है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई भाई, ये कह रहा है कि यहां से कंपेयर करने से x की वैल्यू ये आ रही है, यहां पर कंपेयर करने से x की वैल्यू ये आ रही है, तो एक ही टाइम x की दो डिफरेंट वैल्यू कैसे पॉसिबल हो सकती है। क्या एक ही टाइम पे आप x की दो डिफरेंट वैल्यू पुट करके इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आपका जो ऑप्शन बी है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऐसी x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है जो इन दोनों को क्या कर दे, इक्वल कर दे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10 देखो, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके एग्जांपल्स रहेंगे। बेटा आप एग्जांपल्स को ट्राई करें, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद एंट्री 0 और 1, यानी कि आपको 3/3 ऑर्डर की जितनी भी पॉसिबल मैट्रिक्स, अब जितनी भी मैट्रिसेस आप बना सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है कि इसकी जो एंट्रीज होनी चाहिए, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो खाली 0 और 1 होने चाहिए भाई। 0 और 1 के अलावा आप किसी भी एंट्री को कुछ भी फील नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भाई जैसा कि आपने क्लास 11th में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो काउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा है, ये क्वेश्चन है वहां का है। ये क्वेश्चन क्या है, काउंटिंग प्रिंसिपल का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे भी यहां पर देखो,
A11 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 0 हो सकता है A11 या 1 हो सकता है, यानी कि A11 के लिए 2 पॉसिबिलिटी, एंड इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी, या तो 0 या 1, 2 पॉसिबिलिटीज, एंड इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी भाई, 0 या 1, 2 पॉसिबिलिटी। और काउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता था एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यहां पर भी A21 के लिए 2 पॉसिबिलिटी, 0 या 1, यहां पर भी 0 या 1, इसकी पॉसिबिलिटी भी 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1। तो सबके लिए 2 पॉसिबिलिटी। कितने एलिमेंट्स है टोटल, 9 है, तो 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा भाई, 9 टाइम, तो 2 रेज टू पावर 9, और 2 रेज टू पावर 9 का मतलब है ऑप्शन डी भाई, बिकॉज ये क्या होता है 5 1 2, तो 2 रेज टू पावर 9 कितना होता है 5 1 2। तो बेटा होप कि आप लोगों ने बिल्कुल सेशन को एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें भाई, मोटिवेशन मिलता है इससे मेरे को भी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।